अपने परम श्रद्धेय माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी का, जो कि एक ओजस्वी वक्ता हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के धनी व्यक्ति हैं, सहज और सरल व्यक्तित्व वाले एक मानव हैं। उनसे आग्रह करने पर उन्होंने तुरंत सहज स्वीकृति हमें इस वेबिनार के आयोजन की प्रदान की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ में हम अपने कुलगुरु का धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि इन्होंने इतने कम समय में सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई और इस वेबिनार का आयोजन सही से हो पा रहा है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं इस वेबिनार के वक्ताओं का, प्रोफेसर राकेश सिंह, डीन सोशल साइंसेज, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर सरोज शर्मा मैडम का, जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम स्वागत करते हैं मैडम डॉक्टर तरुणा ढल जी का, जो कि कुरुक्षेत्र से हमारे बीच उपस्थित हैं। और इस वेबिनार का जो विषय आपके सामने 3 बार दोहराया गया, पढ़े भारत बढ़े भारत, और आपने इस वेबिनार के पैम्पलेट पर भी देखा होगा कि नीचे लिखा हुआ है कि ये वेबिनार हम आयोजित कर रहे हैं अपने शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए, अपने पीजी लेवल के बच्चों के लिए और साथ में अपने शोधार्थियों के लिए। और हम सभी जानते हैं हम तभी पढ़ सकते हैं, सिर्फ अक्षर का ज्ञान ही साक्षरता नहीं है, बल्कि उसके साथ में हमें कई सारे कौशलों को भी सीखना पड़ता है। तो आज इस वेबिनार के माध्यम से हम सब ये सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी संस्था का कुशल नेतृत्व कर सकते हैं और कैसे हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाकर इस भारत को समृद्ध और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इस विषय पर आयोजित इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्रतिभागियों का, और साथ में शिक्षा संकाय के सभी शिक्षक गणों तथा गैर शैक्षणिक अधिकारियों का, कि जिनकी गरिमामयी उपस्थिति हमें एक उत्साह प्रदान कर रही है कि हम इस वेबिनार का सफल आयोजन कर पाएंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और अब हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय कुलपति महोदय जी से कि हमें इस अवसर पर अपनी आशीर्वचन देकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय कुलपति महोदय। शिक्षा संकाय द्वारा आयोजित पढ़े भारत बढ़े भारत विषयक सेमिनार से संबद्ध वेबिनार से संबद्ध प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, डॉक्टर तरुणा जी, प्रोफेसर राकेश सिंह जी, शिक्षा संकाय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, इसमें प्रतिभाग कर रहे सभी सुधीजन और इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे विश्वविद्यालय की पीआरओ डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा, टेक्निकल स्टाफ, हमारे विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर त्रिपाठी, अन्य सभी। यह वेबिनार भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़े भारत बढ़े भारत की योजना को लेकर के शुरू किया गया है, और इसके माध्यम से पूरी कोशिश है कि आज के दौर में शिक्षण, प्रशिक्षण और दैनिक व्यवहार में तकनीकी का समावेश किस तरह हो रहा है, किस तरह होना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है और इसके माध्यम से हमारी पहुंच कहां तक हो सकती है, इसको ध्यान में रख कर के यह कार्यक्रम आयोजित है। आप सभी जानते हैं कि जीवन में बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। पढ़ाई से जो हमें मिलता है, जिसकी हमें प्राप्ति होती है और जिसके कारण हम अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जहां हमारा ध्येय होता है। पढ़ाई से समझ विकसित होती है, समझदारी आती है और समझदारी पूर्ण व्यवहार करने का हमें हुनर मिलता है। समझदारी और समझदारी पूर्ण व्यवहार वस्तुतः हमारी प्रगति और उन्नति का आधार होता है। प्राथमिक स्तर से लेकर शिक्षा के उच्च स्तर तक किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए,
और इस शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को बोझ रहित शिक्षा कैसे मिले, कैसे वह निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्भीक हो करके पढ़ाई करें, यह विचारणीय होता है। वस्तुतः शिक्षा का श्री गणेश प्राथमिक स्तर से होता है। प्राथमिक स्तर से हम भाषा और गणित का बोध आरंभ करते हैं। जब हम संवाद करते हैं, जब हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा बालक, हमारा विद्यार्थी कैसे अपनी बात कहे, किस तरह से कहे, तो यहाँ कैसे और किस तरह से जैसे भाव उत्पन्न होता है, भाषा की भूमिका शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके माध्यम से हम अपने विचार सामने रखते हैं। इसके माध्यम से हमारे सामने जो भी है वहाँ तक हमारी पहुँच हो जाती है। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। भाषा संकेत में भी होती है और भाषा शब्दों के माध्यम से भी आती है। और जब हम शब्द सीखते हैं तो फिर वाक्य रचना करते हैं और शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं और वाक्यांश में हम अपने भाव को समाहित कर देते हैं। इसलिए भाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब हम गणित की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध होता है कितना है, कितने प्रकार का है और कितने तक है। तो जैसे हम कहते हैं कैसे, किससे, जब प्रश्न उठते हैं तो वहाँ भाषा की भूमिका शुरू होती है। जब कितना है, कितने प्रकार का है, कितने लोगों के लिए है, जब एक कितना शब्द आता है वहीं से गणित का श्री गणेश हो जाता है। वस्तुतः जीवन ही गणना है। हम गणना के आधार पर ही कदम रखते हैं और गणना के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। भाषा और गणना दोनों का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जब हम गणना को गणित विषय के रूप में ढालते हैं तो एक स्वाभाविक रूप से मन में उठता है कि यह गणित किस प्रकार का, इसके विभाग कितने प्रकार के, और क्या यह हमें बोझिल तो नहीं कर देगा। तो कभी कभी गणित की जटिलता विद्यार्थियों के सामने संशय उत्पन्न करती है और विद्यार्थी घबराने लगते हैं। लेकिन जो भारत की परंपरा है इसमें गणित तो बहुत सहज है, बहुत रोचक है और बहुत आनंददायक है। जहाँ भाषा हमें भाव विभोर करती है वहीं गणित हमें ध्यानस्थ करती है। एक अच्छा गणित का सवाल हल करने वाला विद्यार्थी उसके अगल बगल जितना भी शोर हो रहा हो उसे वो नहीं सुनता। आप कह सकते हैं कि शोर या संगीत से भी बेहतर स्थिति में होता है कोई भी विद्यार्थी जब गणित में लीन हो जाता है। भाषा पर बहुत सारी बातें की जाती हैं। भाषा के माध्यम से भी हम गणित सीखते हैं। जैसे हम दिशाओं का बोध करें, कितने प्रकार की दिशाएं हैं, या गणना है या गणित है, और इसको हम भाषा के माध्यम से समझाएं तो हमारे लिए रोचक हो जाता है। जिधर सूर्य है वह पूर्व की दिशा है, उसके पश्चिम पीठ पीछे हमारे पश्चिम है, बाएं हमारे उत्तर है और दाहिने हमारे दक्षिण है। इस तरह चार दिशाएं हमारे सामने आ गई। यह गणित का भाव है कि दिशाएं चार होती हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा कर्म तो शुरू होता है हमारे हाथ से, और हमारे हाथ में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी हथेली, और हमारी हथेली का महत्व होता है हमारी अंगुलियों से। हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5। एक हथेली में 5 अंगुलियां, 2 हथेली में 10 अंगुलियां। इस तरह हम गणना 1 से लेकर के 10 तक कर सकते हैं हथेली के माध्यम से, और यह हम सिखाते हैं। भाषा और गणित का संबंध जोड़ना चाहिए और इसी आधार पर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। हम गणित कैसे सहज कर लें, हम बच्चे को दिखला सकते हैं कि हमारे आसपास क्या है। हमें जो प्रकाश मिलता है, उजाला, यह सूर्य से मिलता है। हमें शीतलता मिलती है चंद्रमा से। एक सूर्य और एक चंद्रमा, दोनों को 2 हो गए, तो एक दिन का स्वामी हो गया और एक रात्रि में प्रकाश का स्वामी हो गया। इस तरह 2 हो गए तो गणना आसान हो जाएगी और गणित हमारे लिए बोझिल नहीं रहेगी। इसलिए सारा प्रयास पढ़े भारत बढ़े भारत में भाषा और गणित को लेकर रुचि पैदा करने का होता है। कैसे इसमें हमारी रुचि हो, कैसे इसमें हमारी अभिरुचि हो, और कैसे इसके माध्यम से हम अपने को व्यस्त रखें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है।
हम भाषा के माध्यम से और गणित के माध्यम से अपने पर्यावरण की जानकारी बच्चे को दे सकते हैं। हम इन दोनों के माध्यम से जो जटिल गणित के प्रश्न हैं, जो जटिल दर्शन है, उसको भी हम आसान कर सकते हैं। हम बच्चे को बता सकते हैं विज्ञान की भाषा में कि हमारी शरीर क्या है, इसे हम समझें। फिर हम पंच तत्वों की बात करें। बच्चा जिसे देखता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है, हम पृथ्वी देखते हैं, हम बताएं कि हमारी शरीर में एक हिस्सा पृथ्वी का है। हम वायु का अनुभव करते हैं, हम बताएं कि वायु का एक हिस्सा है। हम आकाश तत्व देखते हैं, हम बताएं आकाश भी है। हमारी शरीर में उष्मा है, हम बताएं अग्नि तत्व है। हम बताएं कि हमारे शरीर से भी पानी निकलता है, पानी का कितना महत्व है। जो पानीदार व्यक्ति होता है उसे इज्जतदार कहते हैं। कहा जाता है कि आंख में अगर पानी नहीं है तो फिर आपके अंदर सम्मान भाव नहीं है और नहीं आप दूसरे का सम्मान करते हैं। इसलिए पानी भी एक तत्व है। 5 तत्व हमने बता दिया और ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो हमने उसको विज्ञान भी बता दिया। जब 5 तत्वों की चर्चा करेंगे तो हम साथ ही साथ बच्चे को परिवेश की भी जानकारी देंगे। परिवेश की जानकारी देंगे तो उसे प्रकृति का बोध हो जाएगा। आप उसे बताते हैं भारत की परंपरा में हर घर में तुलसी है, तुलसी का सम्मान होना चाहिए। हम बताते हैं कि हमारे पास नीम का पौधा है। नीम क्यों महत्वपूर्ण है? नीम की पत्ती और तुलसी ये सबसे अच्छे एंटीबायोटिक हैं। हम बच्चे को बता सकते हैं कि हमें सांस लेते समय हमें ऑक्सीजन मिलता है और यह ऑक्सीजन मिलता है हमें वृक्षों से। हमारे सामने बट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, हम इसके बारे में बताएंगे। क्रमशः इस तरह से बच्चे को परिवेश और पर्यावरण की जानकारी दी जाती है। हम थोड़ा सूक्ष्म ले चलेंगे, बच्चे को गणित पढ़ाएंगे। हमारे सामने आसपास कोई भी पौधा हो, आप उदाहरण के लिए बरगद का ही पौधा ले लें, उसके बीज को तोड़िए, छोटे छोटे कण दिखलाइए, उसको भी तोड़िए। बिना माइक्रोस्कोप के आप बता सकते हैं कि बरगद के बीच में जो छोटा कण है, उसमें जो छोटा कण है, उससे इतना विशाल बट वृक्ष पैदा होता है। अर्थात बात बात में, खेल खेल में बच्चा अणु और परमाणु के बारे में जान जाएगा। यहीं से गणित और विज्ञान की भाषा शुरू होती है। तो हमें पढ़ाते समय अपने आसपास का विशेष ध्यान रखना होता है। बच्चे को सामाजिक संबंध बताना होता है। हमारे परिवार में कौन कौन है, हमारे लिए देवता कौन है, हमारे लिए ईश्वर कौन है, हमारे लिए आराध्य कौन है, हमारे लिए अनुकरणीय कौन है, हमारे स्नेह का पात्र कौन है, हमारे सम्मान का पात्र कौन है। यह भाषा हमें बता देती है। इसके लिए किसी विशद साहित्य की जरूरत नहीं होती। हमें दिन में कितनी बार सफाई करनी है, कितनी बार स्नान करना है, कितनी बार ध्यान करना है, ये गणित का प्रश्न है, बातचीत में समझा देंगे। इसलिए पढ़ाई जब मनोरंजक हो जाती है तो मनोरंजन के माध्यम से हम बच्चे को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। कहानियों के माध्यम से ज्ञान, पढ़ें कहानी और सीखें ज्ञान, ये हमारे यहाँ का विधान है। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे माता पिता, हमारे जो पुरखे हैं, जो सजीव सामने हैं, दादा दादी, ये हमें बताते हैं। उनमें बहुत ज्ञान की बातें होती हैं। पंचतंत्र एक कहानी संग्रह है, उसमें बहुत ज्ञान की बातें होती हैं। कहानियों के माध्यम से हम सीख सकते हैं। हमारे सामने वस्तुएं हैं। हम जब प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हुआ करते थे तो मिट्टी की छोटी छोटी गोली बनाई जाती थी, उससे हम गणना कर सकते हैं। हम प्रहर सीखते हैं, भोर कब हुई, दोपहर कब हुआ, शाम कब हुई, रात्रि कब हुई, हम 4 प्रहर की चर्चा कर लेते हैं। यह गणित का भी विषय होता है, साहित्य का भी विषय होता है। मूल आशय सिर्फ इतना होता है कि हम पढ़ाई को बोझिल ना बनाएं, पढ़ाई में हमारी रुचि पैदा हो जाए, और जब रुचि पैदा हो जाएगी तो हम पढ़ाई के माध्यम से ज्ञान की विविध विधाओं को सीखने लगेंगे, और ज्ञान की विविध विधाएं ही मनुष्य को पूर्ण बनाती। हर मनुष्य में सीखने की क्षमता होती है, लेकिन जब तक शिक्षक उस सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को लाता नहीं है, बताता नहीं है, समझाता नहीं है, तब तक वह विषय को नहीं समझ पाता। हर व्यक्ति में ज्ञान है। आप एक गुफा मानव की कल्पना करिए। गुफा मानव अगर गुफा में रहने का अभ्यस्त है तो इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर सूर्य नहीं है, और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह सूर्य को देख के समझ नहीं सकता कि प्रकाश क्या चीज़ होती है।
बस उसे प्रकाश तक लाने के लिए गुफा के बाहर लाना होता है। जैसे ही गुफा मानव बाहर आएगा, उसका साक्षात्कार प्रकाश से हो जाएगा। इसी तरह से जब कोई बालक शिक्षक के संपर्क में आता है तो उसका ध्येय होता है बालक की बुद्धि को परिमार्जित करें, बालक में हम जिज्ञासा उत्पन्न करें, बालक के मन में हम आशा भर दें। यह सब लेकर के जो बालक होता है वह धीरे धीरे अध्ययन की ऊंचाइयों पर, अध्ययन की सीढ़ियों पर कदम रखने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। तब उसे बोध होता है कि हमारा परिवार क्या है, हमारा समाज क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है, हमारे राष्ट्र का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारा मंतव्य क्या है। और हम क्रमशः अपने मंतव्य को लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए बच्चों को पढ़ाते समय या कुछ भी बताते समय या कुछ भी सिखाते समय। दो चीज़ें, बच्चा हमें सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। बच्चा हमारी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, यह चिंता की बात होनी चाहिए। चिंतन का विषय यह होना चाहिए कि बच्चा हमें समझ रहा है कि नहीं, बच्चा हमारी बात पढ़ रहा है कि नहीं। चिंतन का विषय यह है कि बच्चा हमें निरंतर देख रहा है, अर्थात उसको बहुत कुछ सिखाने के लिए हम जो सीखे हुए हैं उसका बेहतर तरीके से व्यंजना रखनी होती है और दिखाना होता है। हम चल के बताएं कैसे चलना है, हम फिजिकल एक्सरसाइज करते समय हाथ उठाते हैं, तमाम योग के साधन दिखलाते हैं, अर्थात सिखाने के लिए करना भी होता है। तो बच्चा हमारी ओर ध्यान से देखता है, कोई भी विद्यार्थी हमारी ओर ध्यान से देखता है, इसीलिए शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम औरों का मूल्यांकन कभी कभी करते हैं, विद्यार्थी का मूल्यांकन साल में 1 बार या 2 बार कर लेते हैं, लेकिन हमारा मूल्यांकन प्रतिपल होता है। इसलिए शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा मूल्यांकन प्रतिपल होता है, समाज को हमसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। कारण कि शिक्षालय में हम मनुष्यता की रचना करते हैं जो किसी भी उद्योग में नहीं होता। कोई इंडस्ट्री दुनिया की नहीं बनी जो मनुष्यता का निर्माण करती है। यह रचना तो हम शिक्षालय में ही करते हैं और इसका जो रचनाकार होता है वह शिक्षक होता है। इसीलिए ईश्वर के बाद शिक्षक लोगों का महत्व होता है। तो हमें अपने शिक्षकत्व का पालन करना चाहिए। जो सबसे बड़ा धर्म है कि हमारे भरोसे माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं, यह भरोसा हमेशा बना रहे। हमसे अपेक्षा है, इसलिए हमें निरंतर सतर्क रहना होता है। इस भूमिका के बाहर हम भी सहज मनुष्यों की तरह सहज इंसान होते हैं, लेकिन हमारी सहजता का स्तर उस तरह से नहीं होता जैसा एक सामान्य व्यक्ति का होता है, क्योंकि हम अपेक्षाओं का पुंज लेकर चलते हैं। यह ध्यान रहे, हम तो पुंज लेकर चलते हैं, लेकिन कभी विद्यार्थी के ऊपर विषय का बोझ नहीं रखना चाहिए। विषय उसके लिए सुगम हो जाए, सहज हो जाए, पठनीय हो जाए और रुचिकर हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भाषा और गणित हमारे विकास के 2 अवलंब होते हैं जो हमारी समझ बढ़ाते हैं और विकास के लिए हमारे सम्मुख एक मानक रखते हैं। यह मानक रखना, भाषा की जानकारी देना, फिर विषय का बोध कराना और विषय बोध के साथ विद्यार्थी को जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए समर्थ बनाना, यह शिक्षा का भी ध्येय है और शिक्षक का भी ध्येय होता है। ऐसा जब हम कर पाएंगे तभी विद्यार्थी क्रमशः आगे बढ़कर ज्ञान की सभी विधाओं में जैसी उसकी रुचि है पारंगत होता चला जाएगा। मेरा आशय केवल भाषा और गणित की शिक्षा से नहीं है। ज्ञान की बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे विषय हैं। एक बच्चे की रुचि गणित में नहीं हो सकती, कला में उसकी रुचि हो सकती है, दर्शन में उसकी रुचि हो सकती है। हमें बच्चे की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए सबसे अच्छी पढ़ाई वह होती है जो रोचकता के साथ हम बच्चे के सम्मुख रखते हैं। जब उसे प्रिय लगेगा कोई भी विषय, तो स्वतः उसकी अभिरुचि संबंधित विषय में हो जाएगी और वह विषय में पारंगत हो जाएगा। एक विद्यार्थी से कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह संसार के सभी विषयों का विज्ञ होगा। वह अपने विषय का विज्ञ हो जाए जिसमें उसकी रुचि है, तो भी उसके सामने विकास के अनेक स्वर्णिम अवसर हैं। शिक्षा हमें
विकास का अवसर प्रदान करती है। शिक्षा हमें हमारी पहचान देती है। शिक्षा जीवन में हम कैसे संतुलित रहें यह व्यवहार सिखाती है। सदाचार, आचार, व्यवहार ये सब कुछ शिक्षा के माध्यम से मिलता है। हमारा देश आगे बढ़े, जब हम पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अर्थात आगे बढ़ने की यह शर्त है पढ़ाई। पढ़ाई को कभी बोझ नहीं मानना चाहिए। पढ़ाई हमारे लिए संबल है, पढ़ाई हमारे लिए सहयोगी है और पढ़ाई हमारे लिए मार्गदर्शक है। इस तीन भूमिका में जब हम शिक्षा को लेंगे तो हमारा भविष्य निश्चय ही उज्जवल होगा। और जो राष्ट्र का अभिष्ट है, अभी हमारा भारत राष्ट्र दुनिया का महान राष्ट्र है। जब हम शिक्षा के माध्यम से विज्ञ बनेंगे तो ज्ञान की दुनिया में और वर्तमान विश्व में हम भारत को महानतम राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। यह हम सभी का धर्म है, हम सभी का ध्येय है कि भारत को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाएं, जिसका अनुकरण करने के लिए सभी राष्ट्र स्वतः तत्पर हों, जिससे सीखने के लिए, बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए अन्य सारे राष्ट्र लालायित हों। उस स्थिति में हमें भारत को ले चलना है। ऐसा जब हमारा ध्येय होगा तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना हम पूरा करेंगे। तभी हम भारत को स्वच्छ, सफल, समर्थ, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में विकसित कर सकेंगे, जो आज की आवश्यकता है। आप सब जानते हैं कि आज दुनिया एक अदृश्य आपदा से आक्रांत है। कोरोना नामक वायरस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और ऐसे में हमारी जो सुरक्षा है वह समझदारी से, सतर्कता से और संयम से ही संभव है। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि संयम हो, समझदारी हो, सतर्कता हो और सक्रियता हो तो हम अपने लक्ष्य तक तो पहुँचेंगे ही, हम अपने को सुरक्षित रखेंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने को सुरक्षित रखें और जिसके सुरक्षा की चिंता है उसको भी सुरक्षित रखने की हम पहल करें। जब हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तभी मानवता का कल्याण कर सकेंगे। इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं राष्ट्र की रक्षा के लिए, पूरे मानवता के कल्याण के लिए, हमें उसका पालन करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि आज की आवश्यकता क्या है। यह कोरोना जनित परिस्थितियों की मजबूरी है कि अब 2 गज दूरी जरूरी है। इसलिए हमें एक दूरी बनाए रखनी है, एक दूसरे के बीच में सामीप्य ना हो। जब भी घर के बाहर निकलें तो मुंह ढक के निकलें, जैसा कि मैं स्वयं आपके सामने दिखलाई दे रहा हूँ। जरूरी नहीं कि बहुत महंगे मास्क लगाएं। हमारे घर में, हमारे पास जो भी साधन हो उसका हम प्रयोग करें, नित्य हाथ धोएं और जो हम अपने घर का मास्क लगा के आ रहे हैं जाने के बाद उसे धोएं। बहुत आवश्यक ना हो तो आप घर से ना निकलें। स्थानीय प्रशासन का, शासन का और सरकार के निर्देश का आप अवश्य पालन करें। जो आधुनिक सुविधा है जिसके माध्यम से मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, उसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। यही एक ऐसा तंत्र है जिस पर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है। कारण कि जो नेटवर्क है यह भी अदृश्य है। यह जो कोरोना रूपी घातक विषाणु है, वायरस है, यह जो दृश्यमान जगत है उस पर हमला करता है, वह 2 पर हमला नहीं कर सकता। वो हमारे ज्ञान शक्ति पर हमला नहीं कर सकता। और यह जो संचार का अदृश्य साधन है इंटरनेट, वह इस पर हमला नहीं कर सकता। इसलिए जो हमले से सुरक्षित है हम उसका प्रयोग करें। जिसे प्रकृति ने हमें सुरक्षित रूप में दिया है, हमारा ज्ञान, प्रज्ञा चक्षु, हम इससे देखें और अपने जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ें। आइए हम सब मिलकर के भारत को महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इस आयोजन के लिए विशेष रूप से शिक्षा संकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर संध्या गिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम लोगों ने जाना कि कैसे हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं एक महानतम राष्ट्र को बनाने में।